मनयज शिथिलम सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ में बोलेंगे सब लोग, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग रोज यहाँ पे मिलते हैं सोमवार से शनिवार। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो, नहीं तो अगर कहीं बाहर हैं तो वहाँ पे उस शहर में मिलते हैं। इस तरह से हम रोज आपसे मुखातिब होते हैं, आप अपनी बात कहते हैं डिसिप्लिन वे में, और जो हमें लगता है हमें समझ में आता है उस तरह से। बेहद जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो उसमें संवेदनशीलता सबसे ज्यादा जरूरत है, बहुत संवेदनशील है। और इसमें हम सारे लोग डिसिप्लिन होकर, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है डिसिप्लिन होकर, डिसिप्लिन होकर खड़े हों और फिर अपनी बात कहें मर्यादा के साथ। वो बात जो है वो एक शेर है वसीम साहब का, बड़ा जबरदस्त है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये बात प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है ये। तो यकीनन सलीके से कहें, मर्यादा में होकर खड़े हो। और निश्चित तौर से आप दिख रहे हैं टीवी पे, बिल्कुल मैं सामने देखा क्या नहीं, बिल्कुल सावधान होने की जरूरत नहीं है, विश्राम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाँ यहाँ तो बिल्कुल आप विश्राम की मुद्रा में हैं, कोई ऐसा नहीं है, रिलैक्स रहे। लेकिन बस जो बात मैंने कही वो समझ में आ गई ना आपको? हाँ बस ठीक, मैं यही चाहता था कि कन्वे हो जाए आप तक। हमारे सहयोगी अमन जो हैं वो पहलगाम में मौजूद हैं, वो गए हैं इसी में, इसके बाद और इसके बाद यानी 8 बजे से वो शो करते हैं वहाँ पे। उनसे बात करेंगे, उनसे राब्ता जोड़ेंगे, उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पहले मैं उनसे तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं जयपुर से, तुलसीदास भाटिया है मेरे। तुलसीदास भाटिया, आप पहले भी आए हैं जी? हाँ दूसरी बार। वो नाम आपका ऐसा है जो मेरे दिमाग में बैठ गया। हरनाम जी मौजूद हैं, कांग्रेस की बात कहेंगे। ऋषभ जी बीजेपी की बात रखेंगे, बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से बात रखेंगे। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तमाम सारे लोग मौजूद हैं और आप उनके बीच में रखें। मैं उनसे आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा। तुलसीदास जी कुछ कहना चाहते हैं स्थितियों पे, परिस्थितियों पे? मैं परिस्थिति में यही कहना चाहता हूँ कि आज का विषय शायद वही है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि बात जो है सलीके से कही जाए तो हर सुनिए। मतलब एक तरफ हम आपसे तो सलीके की बात कह रहे हैं कि आप सलीका रखिए, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे कौन बातें कह रही है, ये ऐसा अगर मैं रख दूं सारी की सारी बातें तो अभी आपका खून खोल जाए, वो मुझे करना ही नहीं है। वो जो बातें, अब वो कांग्रेस ये कहती है कि भाई मेरा जो बयान है वो बयान ये है, और उन्होंने मना किया। भाई ये कांग्रेस कहती है कि ये हमने बात कही है, अब हमारे नेता जो है क्या कहते रहते हैं ये बात अलग है। तो उसमें सोच साहब की बात है, वो अगर बात रखी जाए। उसके बाद अगर मैं कहूं कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो बात कही है वो रखूं अगर, तो वो सारी बातें जो है वो उसी की वजह मैं कर रहा था कि अगर आपके पास सलीका है और कहां पे बात कब कैसे कही जाती है इसको जानते हैं तो फिर बात कहने में कोई हर्जा नहीं है जी। सर आपने अभी कहा कि प्रतीक जी आपने सबको कि भाई सलीके से बात रखी जाए, तो क्या कांग्रेस को अपने लोगों को, इतने बड़े बड़े नेता हैं उनको भी सलीका आना चाहिए बात करने का? बिल्कुल आना चाहिए,
बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। किस मौके पे क्या बात? बिल्कुल, और मैं इस बात का बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर से इतने बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, आईएफएस की सर्विसेज में रहे, और वो कब क्या बात कैसी कह देते हैं मुझे बिल्कुल यकीनन। और ऐसे में उमर ने भी बात कही है, और उनकी लाजवाब बात वो जो सदन में हुई है, उसके बाद वो मैं रखूंगा। आज शो इसी पर रहेगा कि कब बात कहां कही जाती है। लेकिन मैं इससे पहले की बात और थोड़ा आगे बढ़े, मैं जाना चाहता हूं पहलगाम। वहां हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पे वो तमाम सारे लोग मौजूद अपनी बात कहने के लिए, आप वहां पहलगाम में मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं स्थितियां इस समय वहां क्या, टूरिस्ट को लेकर एक फोटो आज हमने देखी थी कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो मैं वो जानना चाहता हूं कि इस समय क्या वहां पे है, क्या कोई टूरिस्ट आया, ये सारी चीजें जो है लोग जानना चाहते हैं। ये कैनॉट प्लेस में यहाँ पे मौजूद हैं जी हमारे सहयोगी अमन जी। जी अमन, बताइए। प्रतीक देखिए नेताओं के बयान से इतर, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा तनाव है, लेकिन भारत के हौसलों को या हिंदुस्तान के हौसलों को तोड़ना इतना आसान भी नहीं आतंकवादियों के लिए। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे पीछे देखिए आप तस्वीर दिखाइए, एक बार दिखाइए, ये देखिए हाँ। ये एक परिवार यहाँ पर मैं आया, हाँ जी, वाह वाह, ये मैं आया एक बार जब यहाँ पर आया तो ये परिवारों के सारे हंसते चेहरे, मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे नजर आए। ये एक बहुत प्यारा परिवार, सुंदर परिवार, एक अच्छा परिवार। और देखिए पीछे क्या लिखा, पहलगाम। ये मेरे ख्याल से सबसे सुंदर तस्वीर उन लोगों के मंसूबों पर एक करारा तमाचा है, जो लोग चाह रहे थे कि ये चीज ना हो। असल में क्या था, जो कश्मीर घाटी में जिस तरह का विकास, जिस तरह का पर्यटन, अभी मैं आ रहा था टैक्सी पर लिखा था वी वांट टूरिज्म नॉट टेररिज्म। यहाँ के जो आम कश्मीरी भाई है जिनसे मेरी बात हुई, सबका एक ही पक्ष है, वो टूरिज्म के पक्ष में, कोई भी यहाँ पर नहीं टेररिज्म चाहता। और मैं लगातार ये चीज, अच्छा मैं ज्ञान देता रहूंगा पूरा दिन, छोड़ दीजिए, मेरे ज्ञान कौन सुनेगा आज भाई, आप सबको हर कोई सुनना चाहेंगे। कहाँ से आप? सारे लोग सुन रहे हैं, हम लोग मुंबई से। हाँ मुंबई से आए हैं। अच्छा भैया जी कहीं देखते हैं ना 6 बजे न्यूज 18, भैया जी भी आपको सुन रहे हैं देखते हैं ना भैया जी? भैया जी सुन रहे हैं आपको। क्या मैसेज है देश के लिए, क्या मैसेज है देश के लिए? और क्या हाँ, देश के लिए यही मैसेज है कि जो होना था वो हो गया है, बट ये टूरिज्म काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है, और हम सारे हंसते खेलते यहाँ पे आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। ये कितना ज़रूरी है यहाँ पे आना? आपको लग रहा है कि यही मैसेज देने की कोशिश थी कि ये टूरिज्म टूट जाए, खत्म हो जाए? ये हिंदुस्तान की जन्नत है और जन्नत में आना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जावे, यहाँ पे आना जरूरी है। आना ज़रूरी है। हाँ सर, हमारे यहाँ जो मिलिट्री जो स्पेशली जो यहाँ पर तैनात की गई है, वो बहुत ही हमको सपोर्ट दे रही है हर चीज़ में। और ऐसा कई बार भी हमको नहीं लगा कि हम जहाँ पर मिसगाइड हो रहे या हर जगह वो चेकिंग करते हैं, एकदम अच्छे से इन आउट करने दे रहे जो भी चीज़ को है। और जो हम टूर के थ्रू आए हैं जिसका नाम है स्टार वर्ल्ड, वो आदिल भट्ट करके जो है, उन्होंने भी हमको बहुत इस चीज़ को लेकर सपोर्ट किया है। और उनका जो ड्राइवर है, ये जो खास मिस्टर ख्वाजा, आदिल भाई, नहीं ये ख्वाजा जी है, इन्होंने भी हमको हर जगह पे एकदम सेफली, हर जगह पे पूछताछ करके ही हमको लेकर गए पे, कहीं पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए यही प्रतीक हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। मतलब यहाँ मुंबई से भी लोग हैं, केरल से भी हैं, तमिल से भी हैं, कोलकाता बंगाल, दीदी के बंगाल से भी लोग हैं, उस तरफ भी आप देखिए। और यहाँ पर मेटाडोर खड़ी है, कई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, इस तरफ ये नदी यहाँ पर बह रही है। हाँ सुनिए क्या कह रहे हैं? कश्मीर मेरी जान है and we will never divide it। हमारा रहेगा और हमारा ही है। हम कश्मीर को कभी झुकने नहीं देंगे। कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। मेरे ख्याल से प्रतीक, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये चीज देखी कि यहाँ पर आम कश्मीरी भाई भी आतंकवाद के खिलाफ और इन सारी चीजों के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर खुलकर निकला है, इससे बड़ा तमाचा उस आतंकवाद के खिलाफ नहीं हो सकता। वो एक पंचलाइन मेरे दिमाग में छपी, सारी गाड़ियों पर लगा है, वी वांट टूरिज्म नॉट टेररिज्म। बिल्कुल, मैं आपसे इस सिलसिले को जरूर जोड़ना चाहूंगा। और यकीनन जो आपने तस्वीर दिखाई वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चीजें सामान्य होने की तरफ चली है। लेकिन हाँ, जो जख्मे हैं वो जख्मे तो भूले नहीं जाते। जो परिवार, जिन्होंने अपने परिवार में बहन, भाई, पति, पत्नी या को खोया है, यकीनन उनका जिंदगी भर की वो जो कमी है वो खलेगी। और वो हम परिवार के तमाम सारे लोग ऐसे छड़ों में खड़े भी हैं उनके साथ। अमन, आपने एक तस्वीर दिखाई स्थिति सामने, क्योंकि वो भी तस्वीर जरूरी है कि हम कहाँ पे आ गए, हम कहाँ पे खड़े। यही चीज
लोगों ने पूछा कि कश्मीर ने पाया क्या। कश्मीर ने यही पाया जो इस समय अमन जो अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरे बगल में स्क्रीन पे मौजूद है, वो जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, यही हमने पाया। हमने वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद स्थितियां सामान्य है, तब विधानसभा के चुनाव हुए, यही हमने पाया। आज उमर ने कहा कि हम कैसे स्टेटहुड का बात करें, दरियाफ्त करें कि कैसे हमको एक पूरे स्टेट का दर्जा दे जब ये स्थितियां हो जाएं या ये घटना हो। आज बड़ा अच्छा बोला हूँ, मैं उस पर भी आऊंगा, तमाम सारी घटनाओं का जिक्र करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किसी ने कहा कि जब मुझे ये बात समझ में आती है तो उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि आप मेरे घाव को छेड़ रहे हैं, आप मेरे घाव में नमक डालते हैं। ये बात उन्हें क्यों नहीं समझ में आती। इशारा उन लीडरान की तरफ था जो कहते हैं कि क्या भारत में मुसलमान स्वीकार किए गए, प्रिय और सम्मानित महसूस करते हैं। इन सवालों को खोजने की जरूरत है। वो कहते हैं, मणिशंकर कहते हैं कि यह मणिशंकर का बयान है। दूसरा है कि क्या पाकिस्तान ये जब रुख अपनाता है कि पहलगाम में उसका हाथ नहीं, तो फिर पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए, पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। वो कह रहा है कि हमारा रुख नहीं है इसमें, हमारा हाथ नहीं है, हम मुलविस नहीं है इसमें, तो ये बात मान लेनी चाहिए। समझ में नहीं आता कि ये बात आप आखिर क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने को बिल्कुल उससे अलग कहा कि ये मेरा बयान नहीं है, तो मैं कांग्रेस से ना पूछ के मैं आप ही से पूछता हूं कि आखिर क्यों कहते हैं ये। देखिए, हमें लग रहा है जिस तरह का ये गंभीर मामला है और इसमें किसी भी पार्टी के नेताओं को, अगर देखिए पार्टी के अलग अलग लोगों के नेताओं के बयान को देखेंगे तो फिर कांग्रेस में भी कई बयान आए हैं जो मुझे लगता है कि इस समय वो बयान नहीं आने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ भी, चाहे वो माननीय मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं, उनके बयान मैंने देखा तो मुझे उसमें भी दुख पहुंची। वो ये कह रहे हैं कि अगर 140 करोड़ के लोग जब तक देशभक्ति में नहीं डूबेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसमें क्या गलत है ये? अब ये बताइए, 140 करोड़ के लोग देशभक्ति में डूबे हुए नहीं है क्या? अरे इक्का दुक्का कोई लोग होंगे जो देशद्रोही होंगे। हमें तो यहाँ पे पूरे भीड़ देख रहा हूँ, क्या यहाँ पे लोग देशभक्त नहीं है? हमारा और इनके विचारों में असहमति हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान, 140 करोड़ हिंदुस्तान एकजुट है आज। और एक चीज मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे 400 पार। हमें तो लग रहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी को अब दिख रहा होगा कि वो 545 जो पूरे सांसद हैं। कहां से जरूरत है इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। मैं आ गया, मैं आ रहा, सीटों मैं बिल्कुल आ गया। सीटों की बात बाद में, ये चुनाव का समय नहीं है जी। हाँ जी, क्या हुआ? अब खड़े रहो आराम से, मुझे मालूम है तुम्हारी बात समझ में आ गई इनकी, जैसे इन्होंने चुनाव की बात कही। जी हाँ जी, हाँ भैया जी, अभी अमन जी ने जो वक्तव्य दिखाया वो मजबूत भारत की मजबूत आवाज है। और मजबूत आवाज तब निकलती है जब मजबूत विश्वास होता है कि घटना अगर घटी है तो बदला भी लिया जाएगा और सुरक्षित कश्मीर भी दिया जाएगा। इन नीतियों पे आज भारत चल पड़ा है। और मैं बता रहा हूं, लीडर की जो आवाज निकलते हैं ना, ये फट फट करके जो पीड़ा निकल रही है, पिनपिना के जो सांप निकल रहे हैं बाहर, वो इसलिए है सर। और इसलिए सवाल खड़ा होता है कि बंगाल के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है और कहा जाता है ये घटना सही है, और ममता बनर्जी चुप रहती है केवल वोट बैंक के लिए। यह आवाज तब निकलता है जब झारखंड का एक मंत्री कहता है हमें सरिया कानून पहले पसंद है और संविधान बाद में है। यह सवाल तब खड़ा होता है जब पाकिस्तान जीतता है तो हमारे ही मुल्क में क्यों किसी को लोग निकल के पड़ाके फोड़ने लग जाते हैं, उसको संरक्षण देते हैं। वो कौन लोग जो पत्थर पकड़ाने वाले को मासूम बताते हैं? अगर सही तर्ज पे, अगर हमारा फैज भाई मुसलमान है, अगर हमारे कलाम जी मुसलमान है, तो उन मुसलमानों को हम नमन करेंगे, लेकिन कसाब के पक्षधर को हम फांसी पे लटकाएंगे। बिल्कुल लटकाइए आप। लेकिन वो एक बयान और भी आया, और वो कितना बढ़िया बयान। उन्होंने कहा कि ये जो लश्कर तैयबा वाले हैं, ये पाकिस्तान की जो सियासत है, ये जो पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं, उनकी नाजायज संतान है। और ये बयान ओवैसी साहब का है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये नाजायज संतान है लश्कर तैयबा वाले उनकी। और ये तमाम सारी बात आज उन्होंने भी बोला। मैं जो बात जहां से कही जा रही है उसकी तस्दीक होनी चाहिए, उसको बिल्कुल उसी संदर्भ और प्रसंग के साथ रखा जाना चाहिए। ओवैसी साहब ने बिल्कुल बात सही कही और तस्दीक किया उसको, और उन्होंने कहा ये नाजायज संतान है, तो वो उस बात को भी रखे हैं आप। सवाल ये है कि हम बयान दे रहे हैं। हमने एक बात, यहाँ पे एक शख्स खड़ा था परसों नरसों, यहीं जहां पे आप खड़ी हैं, साधारण से पता नहीं आज दिखे नहीं मुझे। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास इतना बड़ा मैटर है कि सब समेट देंगे आप आज ही। चुपचाप खड़े रहिए आप, चुपचाप। हाँ आप जाइए, बाद में आए। हाँ मैं आ रहा हूं। मुल्क की बात कर ले पहले, मैं मुल्क की बात कर लूं, फिर उसके बाद आऊंगा।
उसने कहा कि हम 144 करोड़ है ना, तो हम 144 करोड़ एक ही काम कर सकते हैं कि जैसे बाजी खड़े हैं, हम सारे लोग डिसिप्लिन वे में एक साथ खड़े होकर कहें कि देश के जो सियासतदान हैं, जो सियासत करते हैं, जो लीडरान हैं और जो सियासी पार्टियां हैं और जो सरकार है, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ डिसिप्लिन होकर खड़े हैं, ये बात कह सकते हैं। लेकिन ना, जबान से हम जो है ना वो कहेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे। और जब ऐसे ही समय में जब आप चिढ़ाते हैं, या जो मैं इसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं चिढ़ाने का, आप चिढ़ाते हैं, घाव पे नमक छिड़कते हैं, और ये गलत है। मैं जी कांग्रेस को एक बहुत गंभीर विषय यह भी है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग ये क्या कह के दर्शाना चाहते हैं कि ये घटना घटी, यहाँ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अरे कौन सा मुसलमान यहाँ दबा हुआ है? दबे वही होंगे जो सांप के तरफ फनफनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुचलने का काम अब भारत सरकार कर रही है। किसी मैं एक शब्द मैं कोई कुचलने का नहीं है। नहीं वो बहन मेरे पीछे बहन खड़ी हुई मुस्कुरा रही है, देख रही है, वो मेरे पीछे खड़ी हुई बहन मैंने देख रही है, मुझे मुस्कुरा रही है। नहीं, किसी को कुचलना नहीं है। जो कुचले हुए हैं, जो इस सियासत से डूबे हुए हैं, या जो एकदम दिमाग से एकदम पैदल है, मैं उनकी बात ही नहीं करता। मैं तो उन लोगों की बात करता हूं जो ओह क्या बात है, वाह, वो पीछे खड़ी है बहन मेरी और पीछे से हाथ हिला रहे, वो परिवार आया, वो कि बोले हम आपके, आप बोलिए तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं। कहां से आना हुआ हुजूर? हटो सब लोग, हटो परे, अरे खड़ा इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब आली हुजूर, पूरा परिवार सामने आइए। क्या बात है, आइए बहन आइए। क्या बात है, कश्मीर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? समीर है नाम मेरा। समीर। बहन आपका नाम? आरजू समीर। आरजू समीर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जब मैं बोल रहा था, ये कश्मीर का परिवार बहुत दूर से खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, देख रहा था मुझे कि अरे भाई ऐसा नहीं है, हम इसी मुल्क के हैं, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, और इसी मुल्क से और इसी मुल्क के तमाम सारी मिट्टी और इस सरजमी से हम भी उतना ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। बहन बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम क्या है साहबजादे का? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। साज, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ यू से कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से स्टैंड है। हमने सर्वदलीय बैठक में हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सभी ने हमने खुलकर सरकार का समर्थन किया है, कि पूरे देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है कि जिस तरीके से दुर्दांत व्यवहार हुई है, ये दुर्घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ। आपको एक सेकंड रोक रहा हूं, मुझे आपके बयान को मैंने एज इट इज रख दिया। बोले ये कांग्रेस का ऑफिशियली रिकॉर्ड ले, लेकिन मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर ये बोलते ही क्यों है। फैज, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। फैज भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान को दबाया गया, या दबे हुए हैं, या कुचले हुए हैं, या आपको परेशान किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए, एक बयान आया है कि मुसलमान कमजोर है, उन्हें दबाया गया है। स्पष्ट यही बयान था कि कमजोर हैं, इसलिए घटना हो रही है। मेरे अंदर किसी तरह की कमजोरी दिख रही है आपको? किसी तरह की मर्दाना या जनाना नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, कोई कमजोरी मेरे अंदर नहीं दिख रही है। अब सुनिए, कश्मीर में यह घटना घटी, कश्मीर का परिवार आया हुआ है। सबसे ज्यादा ताली इन भारतवासियों ने, इन हिंदुओं ने, इन सिखों ने बजाई कश्मीर के परिवार के लिए। क्या मुसलमान दबा हुआ है? क्या मुसलमान कुचला हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैं आ रहा, मैं मुझे तो बहन को मैंने तो इनको देखा ही नहीं था। मैंने तो बहन को देखा दूर से, कोने से, कि वो मुस्कुरा रही थी देख के, और फिर उसने ऐसे अंगूठा ऊपर कर दिया। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा कहां से आए हो, तो कहने लगे कश्मीर से आए। कितने दिन हो गए? मैं आ रहा हूँ सर। कितने दिन हुए? अभी 20 दिन से हम इधर। 20 दिन से। इंशाल्लाह आप बड़े आराम से रहिए, तसल्ली से। वो घूमने आए हैं या यूं ही? नहीं, एक्चुअली डॉक्टर के पास बचा। अच्छा, डॉक्टर के पास आए थे। अल्लाह इनको तमाम सारी सेहत दे और बहुत आमीन सुम्मा आमीन आमीन आमीन। जी जनाब आली बोलिए। देखिए, यहाँ पर हमारे सभी भाइयों ने सिद्ध कर दिया कि हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। अभी आपके शो में ये प्रूफ हुआ। सब कश्मीरी भाइयों को गले लगाया गया यहाँ पर। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे मुसलमान उपेक्षित है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित, और मुसलमान कमजोर है कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि ये पार्टी का बयान नहीं है,
पार्टी टेबल कुर्सी और चार दीवारी का नाम नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम है। यदि कार्यकर्ता कोई बयान देता है तो पार्टी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इन लोगों को रोकना पड़ेगा ऐसे बयान देने। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, गूगल में सर्च करके देखना। पूरा भारत 15,000 किलोमीटर 30 महीना पैदल चला हूं। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, मठों में रुका हूं। सबने फूलमाला डालकर मेरा स्वागत किया। मोहम्मद फैज खान होने के नाम पर किसने कंकर नहीं मारा। जी जी जनाब अली, दुख होता है जब आप ऐसा बोलते हैं या आपकी पार्टी से या ऐसा रिएक्शन आता है तो लगता है कि फिर कैसा हिंदुस्तान, किस तरह, क्या हुआ बहन, क्या हो गया, सब ठीक है? बोला कि इनके सोच के जैसा सबका सोच हो। हाँ! इनकी जैसे सोच के तमाम सारे, ऐसा नहीं है, हम लोगों में भी, हमको भी बहुत सारी सोचें बदलनी है और हम लोग की भी सोच की बात है। यकीनन फैज अपनी बात कह रहे हैं तो हमको भी बात सोचने की जरूरत है। अगर हम बात कहें तो एक शीशा मेरे पास होना चाहिए जिसमें हम अपनी भी तस्वीर देखें। कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम जी, देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस के अधिकृत बयान में मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने भी बोल दिया, कांग्रेस की पूरी पार्टी और कांग्रेस के विपक्ष के नेता राज्यसभा और लोकसभा के, हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया है कि उठिए। तो इन लोगों को क्या खुला छोड़ दिया है आपने? देखिए सुनिए, जैसे सोच साहब हैं, कर्नाटक के मंत्री हैं, ये बयान देते हैं। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी के बारे में हमें पहले भी पता है कि वो ऐसे अनाप शनाप बयान हमेशा देते रहे हैं। उनको पार्टी से कई बार एक्सपेल कर चुके हैं हम, और अभी भी वो एक्सपेल्ड है पार्टी से। तो वो जब उनका हमारा अधिकृत बयान ही नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता या एक्सपेल्ड लीडर अगर इस तरीके की बात कर रहा है, इससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल देश की एकता अखंडता के लिए, सौहार्द के लिए, अमनो अमान के लिए, चैन सुकून शांति के लिए सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि जिन निर्दोष लोगों की हत्या हुई है उनको न्याय मिले। जो लोग जिन्होंने दुर्दांत व्यवहार किया उनके साथ कड़े से कड़ा सख्त कदम उठाया जाए। इस तरीके का जो काम पहले जैसे पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जहां जो लैप्सेस हुए हैं उन लैप्सेस की जांच जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि इतने बड़े सेक्टर को अगर हमने खुला छोड़ दिया था, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नहीं थी, वहां आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी नहीं थी, वहां लोकल पुलिस भी नहीं थी, वहां सीसीटीवी भी नहीं था, वहां पर कोई मेटल डिटेक्टर भी नहीं था, और वो वर्दी में आकर वहां पर बैठे, कुछ दिन रहे भी होंगे। जी जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं जांच का विषय, ऑफकोर्स जांच का विषय। हाँ, ये जांच का विषय है और ये सरकार ने कहा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इस देश में आए दिन इस देश में पाकिस्तान बार बार यह हरकत करता रहा, लेकिन फिर भी मेरे कांग्रेस के मित्र कांग्रेस पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़े हैं। आज भी अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान एम्बेसी में रोजा इफ्तियार करने चले गए थे। इन्होंने सोनिया गांधी जी गई थी, अखिलेश यादव जी गए थे, संजय सिंह जी गए थे। वो कहे थे भाईचारा, दुश्मन मतलब कि दूरी बना करके नहीं रहना चाहिए, नजदीक जाएंगे तो भाईचारा होगा। वो भाईचारा 15 दिन के अंदर दिख गया जब उन्होंने हमारे देश के पर्यटकों को मारा। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता कभी पाकिस्तान एम्बेसी में गया? पाकिस्तान में अगर मोदी जी गए तो बम फेंक करके आए। मोदी जी बिरयानी खाने भी चले गए, सोले के भी चले गए, आडवाणी जी मजार पे मत्था टेक के भी आ गए। ये भी बोलो। अरे सुनिए, जब जरूरत पड़ती है ना तो दहशतगर्द जो पत्थरबाज है ना, उनके 7,000 मुकदमे भी वापस ही सरकार ले लेती है। जब महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी सरकार होती है, सुन लीजिए, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए, सीज फायर भी की, सब कुछ किया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भी चलानी थी, क्योंकि आतंकियों की हिमायत कर रहे थे ना। लेकिन सरकार बनानी है तो सबको स्वीकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समय वो नहीं है कि आलोचना की जाए, आज समय वो है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज पूरा देश एक है, सारी पार्टियां एक साथ हैं, सबने सरकार को ये मजबूती दी है कि आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। सरकार के साथ पूरी देश की जनता है, सारी पार्टियां उनके साथ है। बगल में जो वीडियो चल रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हैं कि उस समय का, जिस समय ये घटना हुई, और उसके बगल का जो वीडियो है वो कैद हुआ किसी टूरिस्ट के कैमरे में, वो उसका जिक्र आप बार बार देख रहे हैं। ये पर्यटक के कैमरे में ये कैद हुआ है, सबसे खौफनाक वीडियो जो इस समय मैं जिसका जिक्र कर रहा था। इधर बातचीत चल रही थी कैनॉट प्लेस में, लेकिन मैं उस वीडियो का भी जिक्र करना चाहूंगा जो आतंकी जब फायरिंग कर रहे थे उस समय जो पर्यटक वहां पे मौजूद थे, ये उस समय का दृश्य है। वहां पर किसी पर्यटक के कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ, जिसका इसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी जी प्रभात। यानी तीर्थानि भारतवर्षे तानि तीर्थानि कश्मीरा मंडले
तानी तीर्थानी कश्मीरा मंडले यानी तीर्थानी वितास्तयम। ये जो 22 अप्रैल को हुआ है ये सिर्फ आतंकी घटना नहीं है सर, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। और इस सिविलाइजेशनल वॉर में हर व्यक्ति को अपनी अपनी लड़ाई लड़नी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आके लड़ रहे हैं, फौज उनको ढूंढ के लड़ रही है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन करके लड़ रही है, और हमें और आपको अपनी सिविलाइजेशन वापस लाके लड़ना होगा। याद रखिए, जिस नदी वितास्ता का जिक्र मैंने किया, उस वितास्ता को आज वितास्ता के नाम से कोई नहीं जानता, उसे आप झेलम के नाम से जानते हैं। आज जिस पर्वत को आप नीलम कह रहे हैं वो नीलम नहीं है, वो कृष्ण गंगा है, मां शारदा का देश। सर आप हंस रहे हैं, मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, चीजें कोट कर सकता हूं पुराण में ऋग्वेद की। राइट मैं जानना चाहता हूं, या जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो पाकिस्तान से नहीं हट रही, हिंदू मुसलमान से नहीं हट रही, मंदिर मस्जिद से नहीं हट रही, औरंगजेब बाबर से नहीं हट रही। आप करना क्या चाह रहे हैं? जो उग्रवादियों का मंसूबा था, जो पाकिस्तान का मंसूबा था कि इस देश में अमनो अमान खराब करें, दो धर्मों के बीच आपसी साजिश कर कर फुटअव्वल करें, वही काम भारतीय जनता पार्टी की सोच कर रही है। ये इससे बेहुदा और इससे बचकाना और इससे दोगला बात हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये खड़े रहेंगे, इन जैसे लोग जो दो मुहैया सांप लेके खड़े हैं ये वैसे ही खड़े हैं। मिस एक हाथ में खंजर दूसरे हाथ से गला मिलने का काम ये करते हैं। क्या कहा प्रभात भाई ने? भारतीय संस्कृति का इतिहास बताया। क्या कहा प्रभात भाई ने? वो बताया जो सच है इस देश का। इस देश का सच है कि सनातन संस्कृति ने इस देश को पासा है, बोला है, इस देश का ये सच है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं सर, ये जो बार बार कहते हैं ना सरकार के साथ है, इनका वक्तव्य बता रहा है कितने साथ हैं। ऐसे ही साथ है कि उल्टा बयान दे और आपस में लोग को लड़वाए। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, मैं तब मानूंगा कि सारी पार्टियां साथ हैं जब ऐसे कुछ लोग, फैज भाई मैं सारे मुसलमान को कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस देश के, इस मुल्क के खाते हैं, उसी में छेद जब करते हैं तो ऐसी पार्टियां खड़ा होकर उन्हें संरक्षण देती है। मैं आ रहा हूं। मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हम डिसिप्लिन होकर खड़े हैं तो हाँ, ये बात हमको तो समझ में आ जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसको समझ में नहीं आती है। बड़ा मुश्किल है। बात जैसे ही शुरू करो कहां से निकलती हो, कहां तक चली जाए। अगर मैं बीच में ना टोकूं, माइक ना हटाऊं, दूर ना चला जाऊं, तो यहीं पे पता चला आपस में दो चार लोग जो है ना अभी लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे में तब मुस्कान नहीं थी जब ये बातचीत कह रहे थे। ये है, यही होता है। मैं बिल्कुल बता, बात सीरियस नहीं, बात सीरियस हो तो अच्छी बात है। बात सीरियस होते होते कहां तक पहुंच जाती है इसका तवक्को ही नहीं रहता, कहां तक निकल गई आके। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ इस जिक्र को करना चाहिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। जी मैं आया आपका सर, समाजवादी पार्टी। देखिए मैं कह रहा था, अभी बहुत बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। एक बात बताइए, जब ताज होटल पे हमला हुआ था आतंकियों द्वारा, क्या मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वहां से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? तब उन्हें एक स्वर में स्वर नहीं मिलाना चाहिए था। अभी तो आप किसी की बात में कर रहे हैं। क्या जब ताज उन्होंने ये ताज पर जब हमला हुआ था, क्या मोदी जी ने आकर के क्या नहीं बोला था? सरकार के खिलाफ नहीं बोला था? उन्होंने कहा आतंकी का सेवक बोला था, तब बोला था इन्होंने 26/11 पर, तब बोला था इन्होंने जब भारत के जवानों ने कार्रवाई के लिए इधर भारत सरकार से कहा, तो भारत सरकार ने जवाब दिया कि अगर हम पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हैं तो भारत के मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें सत्ता में आने में समस्या हो जाएगी। उस पर मोदी जी ने बयान दिया था। मैं स्पष्ट करता हूं, मैं स्पष्ट करो, देखिए समाजवादी पार्टी का लक्षण ही है झूठ की राजनीति। बकायदा बराक ओबामा जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक में मेंशन है कि 26/11 के बाद मनमोहन सिंह जी ने यह बात स्पष्ट कहा था कि अगर हम कड़े एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक धर्म नाराज हो सकता है। ऐसी दुविधा इन लोगों ने पैदा की थी। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई हमारे मुल्क पे हमला करेगा तो उसका सर भी कटेगा, और जो इस देश में पनाह दे रहे आतंकवादियों को अब उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। तो चिंता मत कीजिए, जितने ये छुपे बैठे हैं ना, जो पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया के हारने पे नारा लगाते हैं, उनको निकाल के उनके जन्नत भेज देंगे। अब निश्चिंत रहिए आप। सर मैं बता देता हूं, एक मिनट सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मोदी जी की वायरल वीडियो भी देखी भी होगी, नहीं देखी तो मैं रिपीट कर देता हूं। मोदी जी ने ऐसे टफ समय में क्या क्या कहा है मंचों पर, और कैसे वोट भी मांगे हैं मोदी साहब ने। आप बात को मोड़ते हैं आप लोग।
मैं जहां पे मैं हूं, जिस जगह पे बातचीत का सिलसिला होना चाहिए, जिस जगह की बातचीत होनी चाहिए, उस जगह नहीं। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपने क्या किया? आप तो बहुत जिम्मेदार है ना। मैं आपसे पूछ लूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं आपके बयान निकालूं, क्योंकि आप देखिए आप क्या करते हैं। सियासत क्या है? सियासत दरअसल यह है कि जो सबसे बड़ा लीडर है उस पर चोट करते हैं, और इस समय जब आपको एक जगह खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपकी दुश्मनी जो लगती है वो कहां लगती है, वो दिखती है, और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं हो। आप ये आपकी बयान से, ये आपके बयान से नजर आता है कि कितनी क्षुद्र राजनीति है, कितनी छोटी राजनीति आप करते हैं, कितनी छोटी राजनीति करते हैं। नहीं, एक मिनट फैज, मैं आ रहा हूं। फैज भाई देखिए, तमाम जो बयान आए हैं उसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। बात कही गई मुस्लिमों की कि मुस्लिम कमज़ोर हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ था तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाल किले पर बैठकर शहनाई बजा रहे थे, और अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे, तो मुसलमान कितना मजबूत है ये बात समझना चाहिए। दूसरी, एक आतंकवादी ने मेरे देश की एक बहुत बड़ी कौम को और बदनाम किया। उसका स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान के साथ 2 करोड़ सिख खड़े हुए हैं। पन्नू ये कहता है, पन्नू सरदार नहीं हो सकता, क्योंकि सरदार असरदार होता है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। इस देश में सरदारों ने, सिखों ने बलिदानी दी है, कुर्बानी दी है। पन्नू को तब गुस्सा नहीं आया जब रणजीत सिंह जी की प्रतिमा लाहौर में तोड़ी गई, जब अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, तब भारतीय सेना गुरु ग्रंथ साहब बचा कर लाई, और पन्नू आज हमारे सिख भाइयों को बदनाम। मैं पन्नू को चैलेंज करता हूं, भारत के एक भी सिख से कहलवा दे कि वो पाकिस्तान के साथ है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिख ने, सरदार भगत सिंह ने और तमाम सिखों ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। तो ना तो मुसलमान इस देश का, ना तो सिख इस देश का, ना हिंदू ना ईसाई, कोई भी ऐसे मौके पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। कुछ राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है अपने राजनीतिक हितों के लिए। फिर से मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर कहता हूं, भाई नाजुक समय है, जिस नफासत और नजाकत से काम हमारे प्रतीक भैया ले रहे हैं, वैसे ही सोच समझ। लेकिन ये बड़ा अफसोसजनक बात है, बहुत अफसोसजनक बात है कि आप इस समय जब आपको खड़े होना चाहिए साथ में, तो आप एक ऐसा रेफरेंस चैप्टर से निकाल के लाते हैं, और जबकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। यहां पे हमें बताएं, उसका कोई रेलेवेंस हो तो मुझे बताएं। आप ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी है। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि कोई अगर आप कहते हैं कि 400 पार हो, 500 पार, इसका मतलब यही कि आपको वोट के, आपको राजनीति की फिक्र पड़ती है। मैं बिल्कुल बहुत ही गलत हूं, ये बहुत घृणित काम है। जी जनाब। जो है कतई इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा लीडर है, प्रधानमंत्री हमारा लीडर है, हमको उसके साथ रहना चाहिए, और प्रधानमंत्री को भी उसी हैसियत से, उसको भी पार्टी से ऊपर रहना चाहिए, और देश का माहौल सही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आतंकवादी धर्म के नाम से कुछ किए हैं, तो देश में धर्म के नाम से ऐसा कुछ ना हो, कोई विभेद ना हो, कोई सब अमन रहे। जो अमन वहाँ पे है पहलगाम में, वही अमन पूरे भारत में रहे। और आतंकवादियों की जो चाल है वो, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे करने नहीं दिया जाना। मैं तो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के CM है, उनको कोट करना चाहूंगा। मेजबान होने के नाते, क्योंकि वो वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेजबान होने के नाते मेरे जिम्मेदारी है कि इन्होंने सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा। उस नेवी अफसर कि विधवा को क्या कहूं जिनकी शादी हुए चंद दिन हुए हैं। किस मुंह से केंद्र से कहूं कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। वो मांग रहे हैं ना कश्मीर कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, कि किस मुंह से मैं कहूं। हमने कई हमले तो देखे हैं, हमने अमरनाथ यात्रा पर भी हमले होते हुए देखे। 21 साल में सबसे बड़ा हमला, यह हमला सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला है, और ये इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और ये कौन है? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और मैं आज आपके सामने कई चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी कांग्रेस। सर देखिए, उमर अब्दुल्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही, जबकि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फिर भी वो इतनी हम्बल तौर पर आकर कह रहे हैं LG स्टेट पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छा बयान है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ना तो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे, ना कश्मीर गए। कह रहे देश सबसे पहले, देश के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। लेकिन ये कोई बात है? राजनाथ जी वहां बैठे हुए हैं,
डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप वहां नहीं गए और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो क्यों क्या सवाल नहीं कर सकते विपक्ष के नेता कि प्रधानमंत्री, इतना सेंसिटिव इशू है, देश के निर्दोष नागरिक अगर मर गए, वो बिहार में अगर पॉलिटिकल सभा कर रहे हैं और वो देश की सर्वदलीय बैठक नहीं कर रहे। आप देखिए ना, राहुल गांधी ने अपने और प्रोग्राम कैंसिल किए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैंसिल किए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कैंसिल किए, तो मोदी साहब को भी कैंसिल करके सर्वदलीय बैठक में बैठना चाहिए। बीजेपी रिप्लाई कर। बहुत सरल शब्द में समझाता हूं भैया जी, और अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लेता हूं, क्यों दूसरे को दोषना। अगर मेरे घर में कोई बुरी घटना घट जाएगी तो घर के मुखिया का क्या काम होता है कि घर में संतुलन भी बनाए रखना और घर आगे मजबूत कैसे चले उस पे भी देखना। घर का अगर बड़ा बेटा आगे मजबूत कैसे देश को करे उसकी नीति पे चला, घर का दूसरा बेटा दुख में उन लोगों के साथ खड़ा रहा, तो तालमेल ऐसे चलता है। हम वोट बैंक की राजनीति से नहीं जीते साहब। अगर वोट बैंक का चिंता रहता ना तो 370 हटाते, ना तो नोटबंदी लाते, ना तो राम मंदिर के लिए लड़ते। वोट बैंक व्यय भाड़ में, देश प्रथम है, इन नीतियों से चलते। और एक बात स्पष्ट करता हूं सर, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है और कौन इस देश को बांटने की कोशिश कर रहा है? अगर हमारा मुसलमान, मैं बार बार करूंगा कि बिस्मिल्लाह खान जी है, अब्दुल कलाम है, तो कौन इस देश में उनसे दिक्कत है? लेकिन आप लोग राजनीतिक दल जब मुर्शिदाबाद में, जब केरल में, जब उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले जब कुछ ऐसे कथित सो कॉल्ड युवा मुसलमान जो इस्लाम को बदनाम करते हुए गलत आचरण लेते हैं, तो ओवैसी, ये समाजवादी, अखिलेश, ममता जी सबको खड़े होकर कहती है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो उनका मनोबल इन लोगों के कारण बढ़ता है, इन नीतियों के कारण बढ़ता है। इस घटनाक्रम पे सारे लोग एकजुट हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस पूरे मामले पे एकजुट है। आप देखिए, उदाहरण ढूंढे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के लोग कैसे बयान, मुख्य नेता से अलग बयान कैसे दे रहे हैं, अलग अलग पार्टियां कैसे दे रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने निशिकांत दुबे जी का मामला देखा था, उन्होंने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट पे, पार्टी ने कहा था स्पष्टीकरण देते हुए कि वो उनका निजी मामला है। तो बड़े पार्टी संगठन में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि पर्यटक जब चाहते, वहां पे आतंकवादी चाह रहे थे पर्यटक ना जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग कहीं पे भी कार्यक्रम बना रहे हैं, हर जगह का कार्यक्रम कैंसिल करें और सीधे सीधे जम्मू कश्मीर पहुंचे। अपने पर्यटन की यात्रा में सबसे पहले नंबर पर कश्मीर पहुंचे, पहलगाम पहुंचे। राइट, बोलो। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अभी जो अखिलेश यादव जी ने, वाकई में इस देश का कोई मुसलमान खतरे में नहीं है। मैं आज देश को बताना चाहता हूं, खतरे में ये राजनीतिक दल है, खतरे में ये क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की जो है, ये जो तुष्टीकरण वाली राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, खतरे में ये हैं। और ये 10 साल से सत्ता में बाहर है, सत्ता में घुसने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, ये तुष्टीकरण नहीं है? अगर एक आदमी, अगर वो हिंदू समाज का मारा जा रहा है तो आप उसके साथ भी जाइए, अगर मुस्लिम मारा जा रहा है तो आप उसके साथ जाइए। आप मुस्लिम के साथ जाएंगे, हिंदू के साथ नहीं जाएंगे तो जनता क्या समझेगी? आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इस देश में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत बयान है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल। लो, आराम से मैं आया। ऐसे प्रोग्राम में इतनी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आई एग्री। मैं जानता हूं, बिल्कुल उत्तेजना नहीं। और मैं आपको कई बार कहा है, एक मिनट रुकिए, पब्लिक सब जगह है, मैंने आपको कई बार रोका भी है। और उत्तेजना जो है उसको काबू में रखिए। अगर नहीं रख पाते तो सीखिए दूसरों से, नहीं सीखना आता है तो पूछिए और पूछ के बोलिए, आराम से बोलिए, लेकिन उत्तेजना नहीं। जी, सभी लोग, उसे उन्हीं को नहीं कहा मैंने, सभी को कहा। हाँ ठीक, सभी को कहा। ये जो मैं कहने जा रही हूँ वो सारे के सारे नागरिकों और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। राधिका, कहाँ से आना हुआ आपके? की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मेरा नाम सिर्फ राधिका है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए, वो मैं उसका मतलब नहीं कि कोई जनगणना नहीं कराने जा रहा, मैं जातीय जनगणना का नहीं करा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ से आई, क्या है, किधर से आई, क्या पढ़ती है, क्या करती है, जानना। आदमी पूछते हैं ना ऐसे। बाकी कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, कालकाजी से आया हूँ। बस ऐसे ही है। आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना, ब्रेक में ले ही रहा हूँ, थोड़ी सी 1-2 मिनट रह गया, 1.5 मिनट, उसके बाद कुछ कहना है। मेरा नाम राधिका है, राधिका गुप्ता मेरा नाम है। मैं राजस्थान से हूँ, कोटा शिक्षा नगरी, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं सभी लोगों से, सभी रेस्पेक्टिव लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देश चलता नहीं मचलता है, देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पे नहीं, अब मीडिया पे जारी है। कल तुम्हारी
और आज मेरी बारी है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जिम्मेदारी सबकी है। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि बात सिर्फ इनकी ही नहीं है, हमारी है, तुम्हारी नहीं है, बात हम सबकी है। और ये सिर्फ बात उछालने भर के लिए कही जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ, और मैंने उनसे कहा भी कि उत्तेजना के साथ कोई चीज नहीं, उत्तेजना के साथ नहीं, बहुत संयम होके और संयमित होके बोलेंगे तो बात सुनी जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। वंदे